नमस्कार, मेरा नाम है रवि यादव। मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ा रहा हूँ। 18वां लेक्चर है और आज हम शुरू करने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। देखिए बच्चों, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो आंदोलन हुए थे इनको दो चरणों में बांटा गया है। पहले मैं आपको बता दूं, एक टाइमलाइन बता दूं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आपको पता है कि 1885 से लेकर 1947 तक के इतिहास में जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला उसी को पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि भैया 1885 से 1905 का समय उदारवादियों का था। जो उदारवादी नेता थे कांग्रेस से जुड़े हुए थे। और 1905 से 1919 का जो दौर रहा ये उग्रवादियों का रहा। जो बाल, लाल और पाल आपने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ऐसे ऐसे जो उग्रवादी नेता थे, गर्म स्वभाव के नेता थे, उनका टाइम पीरियड चलता है। अब 1919 से 1947 तक गांधी जी हावी हो जाते हैं, तो ये गांधीवादी चरण चलता है। लेकिन उदारवादी हो, चाहे उग्रवादी हो, चाहे गांधीवादी हो, इन्होंने राष्ट्रीय मूवमेंट को इस तरीके से चलाया कि कोई हिंसा नहीं हो पाई। इनका अहिंसक तरीका था। चाहे वो उग्रवादी भी हो, ये भी हिंसा नहीं करते थे। लेकिन इसके पैरेलल में हमारे देश में क्रांतिकारी गतिविधियां भी होती थी। क्रांतिकारी लोग भी थे, उनका भी बहुत योगदान है हमारे देश को आज़ाद कराने में। उनके इस बहुमूल्य योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं। और ये कैसे हमको पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो क्रांतिकारी आंदोलन है ना, इसको दो चरणों में आपको पढ़ना है। मुख्य तौर पर 1905 से 1920 तक। मैं आपको यहाँ बता दूँ, कई जगह आपको 1905 से ये आपको 15 तक भी आएगा, और दूसरा चरण 1924 से 46 तक आएगा। तो यह हाँ सही भी है, क्योंकि 15 के बाद 24 के दौरान 1915 से 1924 के बीच जब गांधी जी का वर्चस्व हाई था, तब क्रांतिकारी थोड़े थमे हुए थे। तो कह रहे थे देख लेते हैं, गांधी जी को भी देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं देश की आज़ादी के लिए। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, जो चौरी चौरा की घटना आपको याद है ना, पूरा थाना ही फूंक दिया था, आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने, तो इससे जो क्रांतिकारी लोग थे भड़क गए, तो इसलिए उन्होंने दोबारा से क्रांतिकारी कदम पर चलना शुरू कर दिया। तो इसलिए इसको क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण कहते हैं। तो ये टाइम पीरियड से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना, आप बस समझ जाएंगे। अब जब उग्रवादी चरण चल रहा था तो उग्रवादी अपना काम कर रहे हैं, और पैरेलल में जो क्रांतिकारी लोग हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो इसी के पैरेलल में पहला चरण चलता है, क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण। और गांधीवादी चरण जब चलता है उसी के पैरेलल में दूसरा चरण चलता है क्रांतिकारी आंदोलन का। पहले चरण में कोई एक मजबूत संगठन नहीं था क्रांतिकारियों का, कुछ संगठन थे मैं बताऊंगा, लेकिन दूसरे चरण में बहुत मजबूती के साथ वो सामने आए। इन वीर जवानों को हम पढ़ने वाले हैं, देश के ये शहीदों को हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सिलेबस आपको मैंने डिजाइन किस तरीके से किया है। मैंने आपको उग्रवादी चरण पूरा पढ़ा दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले, गांधीवादी चरण पढ़ने से पहले हम ये क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए थे ये कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं गांधीवादी चरण के बारे में पढ़ाऊँगा आपको। गांधीवादी चरण में चल जाएंगे तो गांधी जी के शुरुआती दौर को मैं बताऊंगा, उसके बाद तुरंत हम कूद जाएंगे एक क्रांतिकारी आंदोलन का सेकंड चरण, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। अब उग्रवादी चरण में जो घटनाएं हो चुकी हैं, जिन व्यक्तियों का रोल हो चुका है, आ चुके हैं फिल्म में, वो क्रांतिकारी आंदोलन में कहीं ना कहीं उनका लिंक बनेगा, तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का पहला चरण। उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य बताने की जरूरत तो है नहीं, अंग्रेजी सत्ता में भय का माहौल पैदा करना, कि अंग्रेज डरे हमसे। जो हमारा शोषण करते थे, हमें तंग करते थे ना, हमारे आम लोगों को तंग करते थे, ऐसा करने से वो डरें, उनके दिमाग में डर हो कि भैया किसी का हम शोषण करेंगे, किसी इंडियन के बारे में बुरा व्यवहार करेंगे तो हमें मार दिए जाएंगे हम। तो उनको क्रांतिकारियों का डर हो अंग्रेजों को, तो ये इनका मेन उद्देश्य था। पहले चरण का मैं बात कर रहा हूँ। जब दूसरे क्रांतिकारी चरण चलेगा तो उनका उद्देश्य होगा कि ये देश छोड़कर भाग जाएं, देश छोड़कर भाग जाएं, हमारा रूल आ जाए। अब कारण क्या है? क्रांतिकारी लोगों ने बम, हथियार, गोला क्यों उठा लिया? अपने जान को, अपने सिर पे कफन क्यों बांध लिया उन्होंने? ऐसा क्या कारण था? उसके कारण बहुत सारे हैं, आप सभी को एहसास हो गया सॉरी हो गया होगा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत खराब है, इससे थोड़ी दिक्कत हो गई है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो आपने पढ़ लिया सब कुछ ना, आपको अंग्रेजों का रवैया समझ में आ गया और घटनाएं समझ में आ गई हैं, तो आपको पता लग गया होगा इसका कारण क्या है। वैसे मैं बता देता हूँ, 1885 से 1905 तक लोगों ने उदारवादियों का भरोसा किया। लेकिन उदारवादियों ने क्या किया? उन्होंने भिक्षावृत्ति की राजनीति की। वो अपनी डिमांड एक लेख के जरिए मांगते थे, पत्र लिखकर मांगते थे अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने कभी
कुछ ठोस कदम नहीं उठाया और अंग्रेज़ों ने भी उनको कुछ समझा नहीं। तो ये सब देख रहे थे क्रांतिकारी लोग, उनको एहसास हुआ कि उदारवादियों से कुछ नहीं होना है, अब हमको अस्त्र उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा 1896 से 1900 के बीच जब हमारे देश में कई जगह पर अकाल जब पड़ा, तो उस अकाल के दौरान उन अंग्रेज़ों को हमारी हेल्प करनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं, उन्होंने हमारा और शोषण किया। तो ये सब देखकर किसका नहीं आग जो है खून खोलेगा। तो इसमें हुआ वही, जिन लोगों के खून गर्म थे, खौल रहे थे, उन्होंने शस्त्र उठा लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसके अलावा ब्रिटिश सेना के अंदर जो हमारे इंडियन थे ना, उनके साथ नस्ली भेदभाव हो रहा था, उनके साथ भेदभाव हो रहा था, नस्ली भेदभाव, गोरा काला भेदभाव किया जा रहा था, हीन भावना से हमको देखते थे वो लोग। तो ये सब कारण था क्रांतिकारियों के जन्म होने का। अब जब प्लेग जैसी भयंकर बीमारियां भी इंडिया में फैल गई, तब भी अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, तब भी हमें सहायता नहीं दे रहे हैं। इवन प्लेग जब पूना में फैला था, तो पूना में प्लेग की जांच के लिए जो प्लेग कमीशन का गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उस कमीशन ने हमारे जो घर की औरतों को बेइज्जत करना चाहा, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। ठीक है, आप सुनेंगे, अभी नाम सुनेंगे, WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, इन दोनों की हत्या भी कर दी थी हमारे क्रांतिकारियों ने, वो मैं बताऊंगा। तो ये सब हो रहा है, बताइए, जान भले चली जाए मगर शान ना जाए, वही बात हमारे इंडिया में है ना। तो इसी कारण से हमारे क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तब तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो बंगाल विभाजन से भी खुश नहीं थे हमारे इंडियन, हालांकि मुस्लिम लोग खुश थे। और इसके अलावा बंगाल विभाजन के बाद हमने आंदोलन चलाया, बंग भंग आंदोलन जिसे कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन जिसे कहते हैं, जिसे बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं। लेकिन क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? 1907 में भैया कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, गरम दल और नरम दल। नरम दल अंग्रेजों के बहकावे में आ गई और गरम दल क्या हुआ, गरम दल को ख़त्म करना चाहा अंग्रेजों ने, जिसके चलते बाल गंगाधर तिलक को जेल में कर दिया 6 साल के लिए। विपिन चंद्रपाल ने राजनीति ही छोड़ दी। उसके अलावा लाला लाजपत राय विदेश चले गए। तो जो गरम दल के लोग थे वो तो छिन्न भिन्न हो गए। तो ये आंदोलन भी समाप्त हो गया, बहिष्कार स्वदेशी बंग भंग आंदोलन समाप्त हो गया। और जो बच्चे इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, नए नए खून जिनका था जुड़े हुए थे, अब वो स्कूल कॉलेज सब छोड़ दिए थे उन्होंने। बहिष्कार आंदोलन था भाई, बहिष्कार करना था। तो इस कारण से वो बेचारे ना इधर के रहे ना उधर के, उन्होंने फिर शस्त्र उठा लिया। उन्होंने बोला अब हम करेंगे क्रांति, तो वो क्रांतिकारी रास्ते पे चले गए। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जी का बहुत योगदान है। भले ये क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन इनके द्वारा जो अखबार चलाया जाता था भैया, और जो ये हर साल उत्सव मनाते थे, उसमें ऐसा भाषण देते थे कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतना मोटिवेट हो जाते थे लोग कि कोई अंग्रेज आए उसको धाड़ से उड़ा दें, ऐसा भाषण देते थे। इनके समाचार पत्र हैं केसरी और मराठा। केसरी याद रखिए, ये आपका मराठी भाषा में है, और ये मराठा दर्पण जो समाचार है ये अंग्रेजी भाषा में है। यहाँ उल्टा है, समझिएगा ध्यान से। मराठा ये न्यूज़पेपर का नाम है, ये अंग्रेजी भाषा में आता था, और केसरी ये डेली आता था और ये मराठी भाषा में था, और मराठा इंग्लिश भाषा में, याद रखेंगे। इसके अलावा हर साल उत्सव मनाते थे ताकि लोग इकट्ठा हों वहाँ पे और लोगों को अपना मैसेज पहुँचाया जा सके। तो शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, सबसे महत्वपूर्ण शिवाजी उत्सव था। शिवाजी उत्सव में ऐसा ऐसा भाषण देते थे ना। एक बार इन्होंने ऐसा भाषण दिया कि शिवाजी के बारे में बताया, छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया, जो अफजल की हत्या की थी ना शिवाजी ने, तो उसको सही ठहराया इन्होंने, और पूरी कहानी एकदम अपने अंदाज में बताया। लोग प्रेरित हो गए। और उस समय प्लेग की जो जांच समिति है पूना में, हमारे घरों में घुस घुस के बहू बेटियों के साथ गलत व्यवहार कर रही थी, और ऊपर से ये भाषण इन्होंने ऐसा दिया। ये भाषण दिया, उसके बाद 2 लोग, एक चापेकर बंधु, 2 भाई थे, उनको इतना खून खोल गया, उनका इतना खून खोल गया कि उन्होंने उन कमिश्नरों की हत्या कर दी, रैंड और आपके लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या कर दी। तो इसके चलते उनको तो फांसी हुई और बाल गंगाधर तिलक को भी जेल हो गई थी। ये कहानी अभी आएगी आगे, ठीक है। तो ये कारण आपको समझ में आ गए कि क्रांतिकारियों का उदय क्यों हो रहा है। इसके अलावा रूस और आयरलैंड में क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, और वो लोग सफल हो रहे थे, सरकारें उनके खिलाफ झुक रही थी। तो इन सबसे बातों से उनको प्रेरणा मिली। इसके अलावा क्रांतिकारी जो आंदोलन है
ये कहाँ कहाँ हुआ और शुरुआत कहाँ से होती है। मुख्य तौर पर बंगाल वाले इलाके में, महाराष्ट्र में और पंजाब में। दिल्ली में भी एक घटना हुई थी, दिल्ली दरबार 1911 में आपने पढ़ा था। उसमें क्या घोषणा हुई थी? पहला तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा हुआ था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ये घोषणा हुई थी ना। तो अगले साल 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सज धज के हाथी पे बैठ के पूरा कलकत्ता से दिल्ली की ओर रवाना सब हो रहे थे। कलकत्ता में, दिल्ली में एक समारोह भी गठित किया गया था, फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया गया था कि भैया हम लोगों को दिखाएंगे कैसी हमारी स्टेटस है और राजधानी परिवर्तित करने में कैसा हमारा अंदाज है। हाथी से जा रहा था, उस पर बम फेंक दिया गया, हालांकि बच गया था। तो उस घटना को दिल्ली कांड कहते हैं, दिल्ली षड्यंत्र कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे चलकर। अब बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली में ये क्रांतिकारी घटनाएं होती हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत बच्चों महाराष्ट्र से होती है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? महाराष्ट्र से। तो सबसे पहले हम चलेंगे महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में सबसे पहली जो घटना राष्ट्रवादी, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी घटना हुई थी, उसको बताने से पहले दिमाग में ये रखिएगा कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पिता किसको कहा जाता है। मतलब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद समझ लीजिए कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्रांतिकारी आंदोलन करना, खुद के लिए नहीं, देश के लिए क्रांतिकारी रास्ते पे चलना, ये है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पिता वासुदेव बलवंत फड़के को कहा जाता है, ये याद रख लीजिए। क्यों कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा क्योंकि मेंस में प्रश्न आएगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न आ गया कि भैया मेंस में लिखने के लिए जो क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ था, उसका जो प्रथम चरण में हुआ था, उसकी सफलताओं या असफलताओं की कहानी बताइए, उस पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो आप उसमें इस मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। अब क्यों कहा जाता है वासुदेव बलवंत फड़के को राष्ट्रवाद का पिता, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पिता? क्योंकि इन्होंने एक विद्रोह किया था, फड़के विद्रोह। एक जगह थी रामोसी, इस जगह पर इन्होंने विद्रोह किया था, इसलिए रामोसी विद्रोह भी कह देते हैं इसको, फड़के विद्रोह भी कह देते हैं। 1879 की बात है, किसानों के लिए किया गया था, ये किसानों का समूह था। पहला सशस्त्र विद्रोह इसको माना जाता है, किसानों का ये समूह था। 1880 में बलवंत फड़के को गिरफ्तार भी कर लिया था। तो आपने नाम सुना होगा गणेश वासुदेव जोशी का, इन्होंने पैरवी की थी, ये वकील थे। तो ये इन्होंने केस लड़ा था क्रांतिकारी जो हमारे थे वासुदेव बलवंत फड़के, लेकिन 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, तो भूख हड़ताल में बैठने के कारण इनकी जान चली जाती है। 1883 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये आपको बस इसमें यही याद रखना है कि भैया जो वासुदेव बलवंत फड़के हैं भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पिता माने जाते हैं, बस ये याद रखना है। इसके पीछे कहानी मैंने बता दिया है, परीक्षक दृष्टि से, प्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब राष्ट्रवादी जो आंदोलन है, अब मैं याद रखिए, मैं कह रहा हूँ कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन की पहली घटना कौन सी है भारत में? तो आप कहेंगे चापेकर बंधुओं ने जो प्लेग के कमिश्नर और उनके जो लेफ्टिनेंट, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, उनकी हत्या कर दी थी। ये पहली घटना है, ठीक है। इससे पहले वो जरूर क्रांतिकारी घटना थी, लेकिन क्रांतिकारी राष्ट्रवादी घटना, मतलब देश के लिए, कुछ दूसरे के लिए, पर्सनल प्रॉब्लम के लिए नहीं हमने शस्त्र उठाए, हमने देश के लिए शस्त्र उठाए, समाज के लिए शस्त्र उठाए, समाज के लिए हम क्रांतिकारी रास्ते पे चल रहे हैं, तो उसे कहा जाता है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन की पहली घटना कौन सी है? तो ये चापेकर बंधुओं के द्वारा रैंड और आयरेस्ट की हत्या कर देना। इसके पहले हमने आपको बताया कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पिता वासुदेव बलवंत फड़के को मान लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसानों का हित मारा जा रहा था, किसी एक वर्ग का हित मारा जा रहा था, तब इन्होंने जो है शस्त्र उठा लिए थे। तो इस कारण से इनको पहला पिता मान लिया जाता है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का। लेकिन जो पहली घटना मानी जाती है ना, वो चापेकर बंधुओं के द्वारा रैंड और आयरेस्ट की हत्या। ये याद रखेंगे, जब भी पूछा जाएगा कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पहली घटना कौन सी है, तो ऑप्शन में यही आएगा, चापेकर बंधु। ये बात बच्चों 1897 की है। चापेकर बंधु मतलब याद हो गया आपको, चापेकर बंधु 3 भाई हैं भैया, 3 भाई। ये देख लीजिए, तस्वीर भी है। पहले हैं दामोदर हरि चापेकर, ये हैं, और दूसरे आपके बालकृष्ण हरि चापेकर, और तीसरे वासुदेव हरि चापेकर। पहले 2 जो है ना, यही इस क्रांतिकारी घटना में शामिल थे, तीसरे जो है ये शामिल नहीं थे। तो शामिल कौन कौन था? ये दामोदर हरि चापेकर और
कृष्णहरि चापेकर, ये दोनों शामिल थे रैंड और आयरेस्ट की हत्या करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, 1897 में पूना के अंदर WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या कर दी। और ये दोनों क्या थे, प्लेग की जांच समिति के सदस्य थे और इसके कमिश्नर WC रैंड की अध्यक्षता में ही इस प्लेग कमीशन का, इस प्लेग की जो जांच समिति का गठन किया गया था। इनको काम तो दिया गया था कि भैया प्लेग जो फैला है पुणे में, कई लोग मर गए हैं, आप घर घर जाके जांच कीजिए और रिपोर्ट हमको बना कर दीजिए उसके लिए। लेकिन ये घर घर जाके औरतों के साथ गलत व्यवहार इन्होंने किया, लोगों का लोगों का शोषण किया। तो इस कारण से लोग भड़के हुए थे, बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। और ऊपर से हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का भाषण जो शिवाजी महोत्सव में इन्होंने दिया था। और इसके अलावा इनकी केसरी में ऐसे जो है क्रांतिकारी न्यूज़ छाप दिए इन्होंने कि चापेकर बंधुओं ने हथियार उठा लिया और इन्होंने जाकर WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को मार दिया। अब थोड़ा सा चापेकर बंधुओं के बारे में जान लीजिए। ये चापेकर बंधु तीनों भाई बालकृष्ण हरि, दामोदर हरि, वासुदेव हरि, ये एक व्यायाम मंडल चलाते थे। जैसे जिम नहीं होता जिम, वैसा ये व्यायाम मंडल चलाते थे, जहाँ नए नए लड़के आते थे कसरत करने के लिए, कुश्ती करने के लिए, इस पर्पज़ से आते थे। लेकिन उनको यहाँ पर हथियार चलाना भी सिखाया जाता था और देश में क्या हो रहा है, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, वो भी बताया जाता था। मिला जुला कर कहा जा सकता है कि यह क्रांतिकारी संगठन था। वास्तव में लोगों को क्रांतिकारी रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया जाता था यहाँ पे, ठीक है। जब बाल गंगाधर तिलक ने प्लेग कमिश्नरों का जो बर्ताव है उसकी निंदा की अपने न्यूज़पेपर पे केसरी वाले में और शिवाजी उत्सव में ऐसा किया, तो ये जो व्यायाम मंडल के चापेकर बंधु थे बालकृष्ण हरि और दामोदर हरि, तो इन दोनों ने ठान लिया कि भैया इसकी तो हत्या कर देनी है, WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या कर देनी है। तो चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी और चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई इसके लिए। और बाल गंगाधर तिलक को भी दोषी बनाया गया कि उनको दोषी इसलिए बनाया गया कि आपसे ही प्रेरित होकर इन्होंने ये घटना की है, इसलिए बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की सजा हो जाती है। जब जेल से छूट कर आते हैं तो और फेमस हो जाते हैं ये बाल गंगाधर तिलक, और इसके बाद इनको लोकमान्य की उपाधि मिलती है। तब से ये लोकमान्य तिलक कहलाते हैं। स्टेशन का नाम भी है लोकमान्य तिलक, ट्रेन भी इनके नाम से चलती है, ठीक है। अब चापेकर बंधुओं को फांसी हुई, चापेकर बंधु पहले पकड़े जाएंगे तब फांसी होगी। तो चापेकर बंधुओं को पकड़वाया किसने था, तो दो भाई थे भैया, द्रविड़ बंधुओं ने पकड़ा दिया। द्रविड़ बंधुओं ने पकड़वा दिया चापेकर भाइयों को। लेकिन द्रविड़ बंधुओं ने जब पकड़ा दिया ना, तो ये बचे नहीं, इनको व्यायाम मंडल के सदस्यों ने मार डाला था। जो चापेकर बंधु व्यायाम मंडल चलाते थे तो इन्होंने मार डाला। तो ये प्रथम चरण पढ़ रहे हैं आप, सेकंड चरण आप देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको ये नजर आएगा। यहाँ पर जो संगठन चला रहे हैं उन्हीं के ऊपर सारा सिस्टम दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। क्रांतिकारी घटनाओं में भी वो भी सम्मिलित होंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, लेकिन मेन वो ही सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेरित नहीं कर पाए, इतना बड़ा संगठन नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन आप दूसरा जो चरण पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कितना बड़ा गिरोह हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा संगठन हो जाएगा कि हर एक लोग क्रांतिकारी घटना के करने के लिए तैयार रहते थे। और यहाँ पे इंडिविजुअल सब काम हो रहा है, ठीक है। तो व्यायाम मंडल के सदस्यों ने द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर दी। तो इसको पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है, पहली राजनीतिक। इससे पहले भी कई अंग्रेजों को मारा गया है, लेकिन पहली राजनीतिक हत्या इसको इसलिए मानी जाती है क्योंकि देश के लिए किसी ने ऐसा किया, राष्ट्र के लिए किसी ने ऐसा हत्या की है। इससे पहले खुद पर्सनल कोई प्रॉब्लम होती थी, पर्सनल आफत आती थी, किसी से दुश्मनी हो जाती थी कि भैया मेरा इसने पर्सनल नुकसान किया, मेरे फैमिली को नुकसान किया, तब जाके मार देते थे ना। लेकिन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो हत्या की गई है, जिसे राजनीतिक हत्या कहा जा रहा है, तो ये पहली राजनीतिक हत्या है किसी अंग्रेज की, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर पहली घटना जो चापेकर बंधुओं ने रैंड और आयरेस्ट को मारा था, ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दिया। अब अगली एक और घटना है महाराष्ट्र के अंदर, जिसे नासिक षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। वीडी सावरकर का यहाँ नाम आएगा, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर जी का नाम आएगा, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। तो ये मैं नासिक षड्यंत्र पूरा नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। नासिक षड्यंत्र के बाद मानो महाराष्ट्र में जो है क्रांतिकारी आंदोलन की कमर तोड़ दी थी कुछ वर्षों के लिए, शुरुआती दौर के लिए, क्योंकि यहाँ पर नासिक षड्यंत्र
का दमन इस प्रकार अंग्रेजों ने किया, कहानी समझ में आएगी तो मज़ा आएगा। पहले ही क्या बताऊँ, अभी ट्रेलर मैंने बताया आपको। नेक्स्ट आप नासिक षड्यंत्र पढ़ेंगे, सारी घटनाएं A to Z मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। देखिए, उदारवादियों के बारे में और आपके उग्रवादियों के बारे में, गांधीवादी के बारे में तो किताबों में अच्छे से लिखा हुआ, और उस समय न्यूज़ छपते थे प्रॉपर, सब कुछ अच्छे से काम होता था, तो पूरी जानकारी हमको सीरियल वाइज मिल जाती है। लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो गुप्त तरीके से हो रहे हैं, ऐसे नोटिस तो जारी नहीं करते थे, अखबार में नहीं होते थे, छापते थे कि भैया अब हम ये करने जा रहे हैं। जबकि उदारवादी उग्रवादी क्या करते थे, पहले न्यूज़ में भी उनका छप जाता था कि अब ये आंदोलन करने वाले हैं। जैसे बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चलने वाला था तो पहले ही अनाउंसमेंट उन्होंने कर रखा था। लेकिन ये सब काम गुप्त तरीके से करते थे, तो पूरी जानकारी नहीं इकट्ठा हो पाती थी, तो कुछ कुछ जानकारी इकट्ठा होती थी, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।